हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 1 to 5 यानी पीआरटी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसमें हम लोग समान अध्ययन यानी पार्ट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। और पार्ट 2 में भी हम लोग सबसे पहले जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस के प्रश्न 47 नंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोक क्या होता है? तो कोक एक ठोस ईंधन है जो कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। कोक क्या है? तो ये ठोस ईंधन होता है जिसको जो कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। और कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह एक अच्छा ईंधन बन जाता है। और इसका उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। धातु निष्कर्षण क्या होता है? तो किसी अयस्क से धातु को प्राप्त करना, उसे शुद्ध करना और उसका पुनर्चक्रण करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है कोक का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या भी देख लेते हैं। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका प्रयोग जो है एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग यानी कोक का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक एक कार्बन का रूप है। कोक जो है कार्बन का रूप है। यह कठोर सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ये रिपीट होता रहता है। ये प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विभजोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो विभाजित हो जाता है 7 रंगों में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सी किरण होती है? तो बैगनी। बैगनी जो है सबसे ज्यादा विचलित होती है। और सबसे कम कौन होता है? तो लाल रंग का प्रकाश जो है ये सबसे कम विचलित होता है। बैगनी ध्यान रखिएगा, बैगनी का अगर पूछा जाए अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य, बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है तो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है समानुपाती होता है किसके? तो उसकी लंबाई के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध आर निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? फार्मूला है। प्रतिरोध आर बराबर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो है चिन्ह है। उसके बाद आपका ये तरंग लंबाई है L/A ओम। यहाँ पे R क्या है? चालक क्या है? प्रतिरोध है। और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और जो लंबाई है L है। और A यहाँ पे क्या है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जो प्रतिरोध है किसके समानुपाती होता है? तो लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है
माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए माचिस की डिब्बी पर पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा होगा? फास्फोरस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। अगर माचिस की तीली का पूछा गया होता तो पोटेशियम क्लोरेट होता यहाँ पे, लेकिन डिब्बी का पूछा है, डिब्बी की सतह पर जो लगाया जाता है तो फास्फोरस लगाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। डिब्बी पर क्या होता है? लाल फास्फोरस और जो है पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोराइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि और लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माचिस की तीली पूछा जाए किसका लेप होता है तो पोटेशियम क्लोराइड का लेप होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए है? कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल होता है। एथेनॉल जो होता है ये निर्जल एथिल अल्कोहल होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथेनॉल का अणुसूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। इसे कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट कहते हैं। मेथेनॉल को क्या कहा जाता है? इसे कास्ट स्पिरिट या कास्ट अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की दक्षता यानी कौन सा ईंधन कितना अच्छा है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 20 का राइट आंसर, उसके कैलोरी मान से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस पदार्थ की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई क्या होती है? तो जूल प्रति किलोग्राम होती है। इसका क्या होता है इकाई? जूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, TRE 1 में भी पूछा गया था और इस TRE 2 में भी पूछा गया है। ये खाने के डिब्बे पर करा जस्ते की बजाय टिन का लेप होता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता क्या होता है? जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? खाने के डिब्बे पर जस्ता यानी जिंक के बजाय टिन धातु की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक धातु टिन धातु की अपेक्षा क्या होती है? अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है। यानी जिंक जो होती है ये अधिक प्रतिक्रियाशील होती है और यह भोजन में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भोजन को जहरीला यानी खराब कर सकता है। यही कारण है कि जो है किसका प्रयोग किया जाता है? टिन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो टिन होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन का प्रयोग किया जाता है, ना कि जस्ते का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, उसमें पूछ रहा है कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ये ऑप्शन सी, ड्रिप प्रणाली, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रिप। पारंपरिक सिंचाई विधियां कौन कौन सी थी? तो खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली, राहर तथा मोड़ प्रणाली। आधुनिक की बात करें तो ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई, ये जो है आधुनिक सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जोड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण
में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या 46, जिसमें जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र, ये महिला और पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि जो 23वां होता है, 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष या महिला दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23 को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में कौन सा होता है? एक्स वाई होता है, और महिला में क्या कौन सा होता है? तो एक्स एक्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है, और महिला में क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव कान की श्रवण परास क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। मानव कान की श्रवण परास क्या है? यानी मानव जो है कौन सी ध्वनि सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, उसको मानव सुन सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको अश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। इसको मानव सुन नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहते हैं? अश्रव्य या अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इसको कौन सुन सकता है? तो इसको जैसे हाथी हो गए, व्हेल हो गए, ये सुन सकते हैं इसको। ठीक है, मानव नहीं सुन सकता। अगर हम बात करें मानव किसको सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको मानव सुन सकता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है, ध्यान रखिएगा, तीसरा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। इसको भी मानव नहीं सुन सकता है। इसको कौन सुन सकता है? इसको चमगादड़ हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, ये सब सुन सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किस में किया जाता है? सोनार में किया जाता है। ठीक है, सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? करा किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें हो जाए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें, नीला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, वैसा अगर पूछा उच्चतम ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो बैगनी में होती है, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो बैगनी के बाद क्या आता है? नीला आता है। निम्नलिखित में से पूछा है ना, तो नीला प्रकाश हो जाएगा। देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होती है, ऊर्जा उतनी अधिक होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो बैगनी की होती है। ठीक है, उसके बाद किसका होता है? तो नीला का होता है। तो इसी क्रम में तो नीला होगा इसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जितनी कम, ऊर्जा उतनी ज्यादा। तो इस प्रकार जो है सबसे कम ऊर्जा किस में होगी? तो लाल में होगी, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग? सभी पता होगा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है? इसमें कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। इसमें परावर्तन कोण के बारे में पूछा है, तो 30 ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे ये आपका दर्पण है। ठीक है, चिकनी सतह है, यहाँ से प्रकाश आती है, जिसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहा जाता है, और फिर परावर्तित होकर जो है यहाँ पे चली जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहा जाता है। तो जो प्रश्न में दिया है, तो ये आपतित कोण का मान दिया है। ठीक है, 30 डिग्री। और जो परावर्तन का दूसरा नियम है क्या होता है? तो ये हो गया आपका आपतन कोण, ये है आपका परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा? आपका 30 होगा। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम है। आपतित प्रकाश किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे तीनों एक ही तल में है, अभिलंब भी है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये क्या है? तीनों एक ही तल
एक ही तल में है, तो ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण होता है सदा इसके बराबर होता है, तो इसलिए दोनों 30-30 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रमानुकुंचन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानो कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती है। ध्यान रखिएगा, यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के कौन से भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो हो जाएगा आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रिपीट हुआ प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर से तो एक पता चलता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। कई सारे क्वेश्चन जो है टीआरई 1 टीआरई 2 में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर करिए। ठीक, मानव का मस्तिष्क ये 3 भागों में विभाजित होता है, एक अग्र, एक मध्य और तीसरा कौन सा है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला होता है, ये किसके भाग होते हैं, तो ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है, और जो मेडुला होता है मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता? सबसे कम पूछ रहा है, घर्षण कौन उत्पन्न करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर, रोलिंग घर्षण। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्रम ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा घर्षण तो स्थैतिक घर्षण, फिर उसके बाद फिसलन, फिर उसके बाद सबसे कम तो रोलिंग, ये क्रम ध्यान रखिएगा बस। ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साजी केवी। नाबार्ड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और 2024 में यानी वर्तमान 25, तो वर्तमान में भी साजी केवी हैं। ठीक है, उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी की बात करें तो इस कंपनी को वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में ओएनजीसी के क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट, इटली के प्रधानमंत्री हैं, सभी पता होगा ये तो। इटली के प्रधानमंत्री तो जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी? तो 3167 यानी 3167। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया में 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 58 टाइगर रिजर्व हैं। 58वां कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जो है ये 58वां टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है, अभी हाल ही में बनाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2023 की घटना बिपरजॉय है। बिपरजॉय
ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम था बिपरजॉय। वर्ष 2023 की घटना बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। ये गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। यह चक्रवात 6 जून 2023 को अरब सागर में आया था। ठीक है, अरब सागर में आया था। और बिपरजॉय नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश नाम दिया था। ठीक है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था और जिसका अर्थ होता है आपदा। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन का नया नाम है पीएम पोषण योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। मध्याह्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? यानी मिड डे मील, तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2021 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूखमरी, कुपोषण को समाप्त करना व प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। थावे महोत्सव आप लोग पता होगा कहाँ पे होता है? गोपालगंज में होता है। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। थावे महोत्सव जो है कहाँ पे? तो गोपालगंज में होता है ये। ठीक है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है। बिहार सरकार के स्टेट आइकन जो है उस समय ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को ध्यान रखिएगा, 2021 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए 70,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए। और इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन का? तो इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश की हर ग्रामीण घर को नल से जल सुलभ कराने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करना है। नेक्स्ट, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? करा क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। इस मिशन को सितंबर 2015 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। इस मिशन के तहत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए शेखर पाठक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेखर पाठक। इस पुस्तक को 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए व एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस मैंने कई बार बताया है, तो 4 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ये करेक्ट है। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन था उस समय? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाए, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें 2024 में कहा, तो ये लाओस में हुआ है। ठीक है, 2024 में कहाँ पे? लाओस में। 2025 में कहाँ पे? तो मलेशिया में। 2025 में मलेशिया में और 2026 में कहाँ पे? तो फिलीपींस में होगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी कौन
मेजबानी करने वाला देश है। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो जर्मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये सब करंट अफेयर के प्रश्न थे। ठीक है। सूर्य एक है, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य जो है पीला तारा है। ठीक है, सूर्य एक पीला तारा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेखा पूछा है। 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए 179। अक्षांश रेखा कितनी है? तो अगर हम जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को भी काउंट कर लेंगे तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 81 है। लेकिन जो है ये बिंदु के समान है, इसलिए इसमें छोड़ दिया गया है। तो अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो कितनी है? तो 179 है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसमें गलत दिया है 30 मीटर 30 मीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को क्या कहा जाता है? उसे जो है ए कल्चरेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी ए कल्चरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है ये? तो बेगूसराय में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया है। कब किया गया था? तो 1964 से ये कार्यरत है। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। जो टिहरी बांध है ये परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संभववाद विचारधारा संबंधित है, यानी संभववादी विचारधारा से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उसका उपयोग करता रहा है। इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है इसी पर ये आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। संभववाद में जो है विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी मानव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? स्थानांतरणशील कृषि उड़ीसा में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूडू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को जो है उड़ीसा में क्या कहा जाता है? उसे पूडू कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा में भी कहा जाता है, आंध्रा में ध्यान रखिएगा पूडू कहा जाता है। पेंडा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में कहा जाता है। बेबर की बात करें तो बेबर और दहिया ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, वाल्ट्रे ध्यान रखिएगा आप लोग, वाल्ट्रे कहाँ पे कहा जाता है? या वाल्ट्रे या वालरे, तो ये राजस्थान में कहा जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है, पूछा गया आपके एग्जाम में, तो मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। लद्दाख कहाँ कहा जाता है? लद्दाख जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। रे कहाँ पे कहा जाता है? ध्यान सुनिएगा, रे वियतनाम में कहा जाता है। रोका कहाँ पे कहा जाता है? रोका तो ब्राजील में रोका कहा जाता है। चेना पूछा गया था आपके एग्जाम में, चेना, तो चेना श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे किजसी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किजसी। नेक्स्ट है, चलवासी मतलब खाना बदोश जो होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये भी कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ प्रश्न है ये। तो भागलपुर को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भागलपुर में सबसे ज्यादा रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात होगा। कह रहा जनसंख्या अगर घट जाए तो मानव और भूमि का अनुपात क्या होगा? तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। जनसंख्या अगर घटेगी तो जो भूमि का अनुपात है मानव और भूमि का तो बढ़ेगा ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर में जो है मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टीआरई 3 का पेपर रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था कि गेहूं और धान, देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। गेहूं और धान का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो रोहतास में होता है। ठीक है, रोहतास में होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मक्का कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में जो बिहार है ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है मक्का में? तो तमिलनाडु है। ये ध्यान रखिए। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर जिले में मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? कुंवर सिंह, ये भी कई बार पूछा गया है तो सभी को पता होगा ये। इसमें पूछा किस स्थान संबंधित है? तो जगदीशपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। जनरल बख्त खान दिल्ली से। बेगम हजरत महल लखनऊ और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के नेता हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। टीआरई 3 में पूछा गया था कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मैंने बताया है, अगर आप लोग को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टीआरई 3 का प्रीवियस जो मैंने करवाया था उसमें मैंने बताया था। ठीक है, कुंवर सिंह का जो है मृत्यु कब हुई थी, ये पूछा गया प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, समय मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोग के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है टीआरई 1, टीआरई 2 के भी प्रश्नों को टीआरई 1 के जो 2 शिफ्ट हुए थे उसके भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, टीआरई 3 को कर ही चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कब किया था? तो 1876 में किया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिपीट हुआ कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम बीकाजी कामा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर जो सर्वप्रथम जो है भारतीय झंडा फहराया था। कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया था 1907 में। और मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद की पत्रिका कौन सी है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल। कॉमरेड किसकी है? तो मोहम्मद अली जौहर की, इंपॉर्टेंट है ये। जमींदार तो मौलाना जफर अली का। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट, टीआरई 1 में पूछा गया था ये। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें टूवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन तो ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मेरी 51 कविताएं ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में
कौन अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले जो है अगर सचिव पूछा जाए तो NG रंगा इसके क्या थे? पहले सचिव थे। ठीक है। TRE 3 में पूछा गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1929 में इसकी स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे महिला पूछा है, यानी वुमेन्स महाविद्यालय। तो ये आपका 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। TRE 3 में पूछा गया था कि जो है पटना कॉलेज, उसमें पूछा गया था पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। पटना महिला महाविद्यालय तो 1940 में। एक आपका पटना विश्वविद्यालय पूछा जाए, पटना विश्वविद्यालय 1917 में। तीनों ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न बना है अंतरिम सरकार से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पूछ रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। देखिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो है चाहे 6 to 8 का हो, चाहे PRT का हो, चाहे 9th 10th का हो, 11th 12th का है, आप सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं सारा करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग था। वित्त विभाग किसके पास था? तो लियाकत अली के पास था। लियाकत अली खान के पास क्या था? तो वित्त विभाग था। ठीक है। गृह मंत्री कौन था? पटेल, सरदार पटेल पास गृह मंत्रालय था। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना? तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पूछ रहा है 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जो है शोक दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोक दिवस। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 मिलेगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और ये लागू कब हुई थी, प्रभावी कब हुई थी? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था, यानी लागू हुआ था। और इस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, TRE 3 में पूछा गया था, जो पेपर शायद कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो बंगाल विभाजन था इसे रद्द जो है किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था। ठीक है। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, और दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई? करा किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को की थी। इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो फरवरी 1922 तक चला था। अच्छा, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लिया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण आने पर चंपारण आने का निमंत्रण हो गया यहाँ पे, निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन है, राजकुमार शुक्ला ने जो है निमंत्रण दिया था।
1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। यह सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके विरोध में हुआ था? ये तिनकटिया पद्धति के विरोध में हुआ था। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी जी के सत्य एवं हिंसा के ऊपर लोक विश्वास को सुदृढ़ किया था। और जो चंपारण सत्याग्रह था, ये गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, 1917 में हुआ था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की। प्रिजन डायरी, तो ये 1975 जयप्रकाश नारायण की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण इसमें दिया है, देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसने क्रिप्स मिशन यानी मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, मुस्लिम लीग ने जो है 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था उसको जो है अस्वीकार कर दिया था। किस लिए? क्योंकि उनकी पाकिस्तान की मांग को इसमें माना नहीं गया था। तो ये करेक्ट है। दूसरा, इसने वेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ये भी आपका क्या है? सही है मुस्लिम लीग के बारे में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 के में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए कथन जो है एक से अधिक सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन में जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेबल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे क्या कहा जाता है? वेबल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेबल योजना को अस्वीकृत किया क्योंकि 1975 नहीं होगा, गलत है ये, क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को इसने ये क्या कर सकती थी? कमजोर कर सकती थी। ठीक है, इसलिए आपका जो है दूसरा भी सही है। 1945 होगा, यहाँ पे 75 नहीं होगा। उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को भी अस्वीकार किया तथा इसने खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। ये भी आपका क्या है? सही है। देखिए, यहाँ पे गांधी कार्रवाई यहाँ पे लिखा है, नहीं गांधी नहीं होगा, यहाँ पे सीधी कार्रवाई होगा। ठीक है, इसने जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, उसके बाद जो है सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकार के बारे में दिया है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है? पहला है, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका के सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे मूल अधिकार हैं ये जो है संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की क्या है? एक अद्वितीय घोषणा है। करेक्ट है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये भी करेक्ट है। ये केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। ये भी करेक्ट है मूल अधिकार के बारे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराधों के दोष सिद्ध के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए, पहला है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता। बिल्कुल करेक्ट है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। दोहरे दंड मतलब है अगर एक बार आपको दंड दिया गया दोबारा उसी के लिए जो है उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट है। ये
दूसरा, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई, बिल्कुल करेक्ट है ये। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ये आपका क्या है, गलत है। इसमें आपका ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघवाद के बारे में पूछ रहा है। भारत क्या है, एक अर्धसंघीय राज्य है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, बिल्कुल करेक्ट है ये, पहला ही सही है इसमें। ठीक है, भारत जो है अर्धसंघीय राज्य है, और अर्धसंघीय ढांचा कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से यह लिया गया है। टीआरई 2 में पॉलिटी के अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। भारत का एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि पहला, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, करेक्ट है ये। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, इसलिए एकीकृत है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? भारत में जो दबाव समूह है ये किससे पीड़ित है? तो इसमें आपका पहला है संस्कृतवाद, ये भी करेक्ट है। विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी भी है। और तीसरा है देश की राजनीति में स्वयं भूमिका की कमी से, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है ये? तो ये मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मूल अधिकार है चुप रहने की स्वतंत्रता। चुप रहने की स्वतंत्रता मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान आरोपी को दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, मिलान करना। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे सही मिलान दिया है। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। समान सिविल संहिता इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये किस में है? आपका आर्टिकल 49 में है। और ये सब क्या है? तो ये सब है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी है ये। ठीक है, डीपीएसपी का भाग है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा क्या है? पंचायतों और न्यायपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, सही है ये। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये भी सही है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का क्या है? ध्येय वाक्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह कहां से लिया गया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यमेव जयते की बात करते हैं, ये कहां से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, दोनों ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टीआरई 3 में भी मिलाने के लिए आया था। ठीक है, उसमें भी पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था। और टीआरई 1 में भी शायद पूछा गया था ये, पीआरटी में, तो इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है ये? तो ये गोवा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा में है। सरिस्का कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कूनो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीन दयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। दीन दयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत
पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, और ये कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा सर, पूछ रहा कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी 15 नवंबर 2021 से यह शुरू हुआ। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन क्या है? तो बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए जो है मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा। नेक्स्ट है, सैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, किसमें पूछ रहा है? जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टानें। चट्टानों के चूड़ होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सैल का निर्माण होता है। जब चट्टानें टूट जाती हैं, जब वो एक जगह जमा हो जाती हैं, उसी से जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहा जाता है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है। तो ये आपका नदी घाटियों में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। नदी घाटियों में जो है क्या पाई जाती है? चाप झील या ऑक्सबो झील पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसे गोकुर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन सी 22 मार्च को। टीआरई 3 में पूछा गया था कि 22 अप्रैल को पूछा गया था, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसमें पूछा था क्यों मनाया जाता था, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा विश्व जल दिवस तो 22 मार्च। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई भी ध्यान रखिएगा। 22 मई को कौन सा दिवस? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तीनों ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है। एक सींग युक्त गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये असम में है ये भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे? तो उड़ीसा में पाया जाता है। सुनहरा रेशा अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो पटसन को कहा जाता है, यानी जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। अब विश्व में बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक पूछ रहा कौन से हैं इसमें से? तो जन्म हो गया, मृत्यु एवं प्रवास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। नेक्स्ट, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। करा मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहा जाता है उसे? तो पारिस्थितिक क्षरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़ा तो हो जाएगा आपका कोयला खनिकों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कोयला खदानों में जो काम करते हैं उनसे संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की सतह पर तेल की जो पतली फिल्म होती है उसे तेल स्लिक कहते हैं। ठीक, तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का क्या है? जल प्रदूषण है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल के पानी में रिसाव के कारण होता है। नेक्स्ट, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका जो है पूछ रहा है प्रतीक क्या है? तो इसका हो जाएगा विशाल पांडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाल पांडा। और इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक। करा शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बढ़ जाता है। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहां पर? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। कहां पे होता है ये? तो ये
अंटार्कटिका क्षेत्र में ये जो है अधिक स्पष्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ओजोन परत की बात करते हैं, किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा समताप मंडल में। और ये पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ऑटोमोबाइल निकास यानी एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल जो निकास होता है, एग्जॉस्ट जो लगा होता है, सबसे खतरनाक प्रदूषक क्या है इसका, तो ऑप्शन सी, सीसा यानी लेड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, कह रहा है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्यों, तो ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घटता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले अपराध होगा, फिर पुलिस आएगी, पुलिस के बाद फिर न्याय, फिर निर्णय दिया जाएगा, फिर दंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका होगा, सॉरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, इनमें सबसे लंबा कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राजीव, ऑप्शन ए। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, इसको सॉल्व अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 138 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंसर बता दे रहा हूँ इसे, ठीक है। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। आगे है 139, जिस प्रकार कांच संबंधित है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है, तो कागज जो है किससे बनता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं। जो कांच जो होता है बालू से संबंधित है, और कागज जो है ये पेड़ से संबंधित होता है, यानी लकड़ी से बनता है ना। नेक्स्ट आपका 140 का हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कुल चित्रों में आयत कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 142 का बी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 143 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट 144 है, 144 का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों से लुप्त पद चुनिए, लुप्त पद यहाँ पे दिया है तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, SH। नेक्स्ट 147 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 147 का बी है। 148 का ए हो जाएगा, 149 का बी, ठीक, और 150 का हो जाएगा अन्य से भिन्न है, 150 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।